नमस्कार, मैं कैलाश शर्मा एक बार फिर उपस्थित हूं आपके सामने कक्षा 10 शैमुशी भाग 2 कोड संख्या 122 का सैंपल क्वेश्चन पेपर लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रश्न पत्र में 4 खंड दिए होते हैं, जिनमें से पहला है अपठित अवबोधनम, जो 10 अंक का होता है। इसी से हम शुरुआत करते हैं। अपठित अवबोधन में हमें एक गद्यांश दिया जाता है और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। इसमें जो गद्यांश दिया है, इसे हमें आराम से पढ़ना है। पढ़ने के पश्चात हम पाते हैं कि ये गद्यांश हमारे पूर्वजों के प्रति दिया है, यानी पूर्वजों ने जो कार्य किए हैं उनके प्रति हमारी कृतज्ञता है। अब हम गद्यांश आधारित प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। सबसे पहले दिया है एक पदेन उत्तरत, 3 दिए हैं, कोई 2 करने हैं। पहला दिया है केशाम जीवन घटना अन्येभ्यः शिक्षाप्रदाः भवन्ति, किनके जीवन की घटनाएं दूसरों के लिए शिक्षाप्रद होती हैं, शिक्षा देने वाली होती हैं। उत्तर के लिए हमें करना क्या है, गद्यांश में इन्हीं शब्दों को देखते हैं और वहीं पर पहुंच जाते हैं। तो गद्यांश में हम देखते हैं तेषाम जीवन घटना अन्येभ्यः शिक्षाप्रदाः दिक्प्रदर्शकाः च भवन्ति, यानी उनके जीवन की घटनाएं दूसरों के लिए शिक्षा देने वाली और दिग्दर्शन यानी उनका मार्गदर्शन करने वाली होती हैं। तो यहाँ किसके जीवन की घटनाएं? तेषाम। तो हम तेषाम नहीं लिख सकते, तेषाम का अर्थ है उनकी। तो उनकी का अर्थ क्या हुआ? पूर्वजों की। तो हम इसका उत्तर जो लिखेंगे वो लिखेंगे पूर्वजानाम, यानी पूर्वजों की जीवन घटनाएं दूसरों को शिक्षा देने वाली होती हैं। दूसरा प्रश्न है केन केचन भूमिम इमाम अभूषयन, यानी कुछ लोगों के द्वारा किस चीज से इस भूमि को सुशोभित किया गया। प्रश्न का उत्तर देखने के लिए गद्यांश में इन्हीं शब्दों को ढूंढते हैं और हम पहुंच जाते हैं। देखिए, यहां लिखा है ब्रह्म तेजसा केचन भूमिम इमाम अभूषयन, यानी कुछ लोगों ने ब्रह्म तेज से इस भूमि को सुशोभित किया। तो हम इसका उत्तर क्या लिखेंगे? ब्रह्म तेजसा, यानी ब्रह्म तेज से कुछ लोगों ने इस भूमि को सुशोभित किया है। तीसरा प्रश्न यहां दिया है पूर्वजानाम संस्मरणम कई ही कर्तव्यम एव, पूर्वजों का संस्मरण यानी पूर्वजों का स्मरण किन के द्वारा किया जाना ही चाहिए। तो आइए गद्यांश में ढूंढते हैं। यहां दिया है पूर्वजानाम संस्मरणम अस्माभिः कर्तव्यम एव, यानी पूर्वजों का संस्मरण अस्माभिः अर्थात हमारे द्वारा। तो हम यहां लिखेंगे अस्माभिः, यानी हमारे द्वारा किया जाना चाहिए। तो ये था प्रश्न 1, एक पदेन उत्तरत। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 2 में। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। 3 दिए हैं, कोई 2 करने हैं। पहला दिया है भारत भूम्याः प्रतिपदम काभिः प्रतिध्वन्यते, भारत भूमि की गूंज पहुंच किसके द्वारा प्रतिध्वनित होती है। उत्तर जानने के लिए इन्हीं शब्दों को हम पकड़ते हैं और गद्यांश में पहुंच जाते हैं। तो देखिए, यहां दिया हुआ है भारत भूम्याः प्रतिपदम श्रेष्ठ नर नारीणाम जीवन गाथाभिः प्रतिध्वन्यते। तो यह है उत्तर 1, यानी भारत भूमि की पहुंच, यहाँ का डंका श्रेष्ठ नर नारियों की जीवन गाथाओं से गूंजता रहता है, प्रतिध्वनित होता रहता है। ये था पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा है पूर्वजानाम संस्मरणम अस्मान कीदृशम कार्यम कर्तुम प्रोत्साहयति, यानी पूर्वजों का स्मरण हमें किस प्रकार के कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। उत्तर के लिए इन शब्दों को पकड़ते हैं और गद्यांश में पहुंच जाते हैं। देखिए, सबसे पहली लाइन में लिखा है पूर्वजानाम संस्मरणम अस्मान अद्भुतम विशिष्टम महत्वभूतम समाजोपयोगिनम परोपकार युक्तम च कार्य कर्तुम प्रोत्साहयति। तो ये है प्रश्न 2 का उत्तर। तो हम यहां लिख देते हैं ये उत्तर 2, यानी पूर्वजों का स्मरण हमें अद्भुत विशिष्ट महत्वपूर्ण समाजोपयोगी और परोपकार युक्त कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये था प्रश्न 2 का उत्तर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर। तीसरा प्रश्न है भारत भूमेः धर्मम संस्कृतिम जनताम च के संरक्षयन्, यानी भारत भूमि के धर्म संस्कृति और जनता को किसने संरक्षित किया, किसने रक्षा की। तो इन शब्दों को हम पकड़ लेते हैं और गद्यांश में ढूंढते हैं। तो यहां मिलेगा केचन वीराः क्षात्रेण ओजसा च भारत भूमेः धर्मम संस्कृतिम जनताम च संरक्षयन्, यानी कुछ वीरों ने अपने क्षत्रिय धर्म और ओज यानी तेज से भारत भूमि के धर्म संस्कृति और जनता की रक्षा की।
ये था प्रश्न 3 का उत्तर, ये हमने यहां पर लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं हम उपयुक्त शीर्षक वाले प्रश्न की ओर। इस गद्यांश का शीर्षक क्या होना चाहिए? तो शीर्षक के लिए हमने जाना कि ये गद्यांश किस पर आधारित है? पूर्वजों पर। मैं 3 शीर्षक यहां पर लिख रहा हूं। पहला है अस्माकं पूर्वजाः, दूसरा है पूर्वजाः, तीसरा है पूर्वजानां संस्मरणम्। इन तीनों में से कोई एक लिखें, बिल्कुल सही होगा। ये था उपयुक्त शीर्षक। आगे बढ़ते हैं यथा निर्देशम उत्तरत। पहला है ते एव भविष्यति काले जनैः संस्मरयन्ते, यानी वे ही लोग भविष्य काल में लोगों के द्वारा याद किए जाते हैं। यहां पर क्रियापद कौन सा है? तो क्रियापद याद किए जाते हैं, तो हम लिखेंगे संस्मरयन्ते, ये है क्रियापद। दूसरा प्रश्न है उक्तः, इस विशेषण पद का विशेष्य पद कौन सा है? गद्यांश में चलते हैं, यहां पर दिया हुआ है, देखिए उक्तः मार्गः, कहा हुआ मार्ग, तो विशेष्य क्या है? मार्गः, तो हम यहां पर लिखेंगे उत्तर है मार्गः, क वाला। तीसरा है धराम, यानी धरती को। इस पद का पर्याय पदम, पर्यायवाची शब्द क्या आया है गद्यांश में धरती के लिए? तो उत्तर होगा भूमिम, यानी भूमि को। चौथा है अज्ञानेन, अज्ञान से। इस पद का विपर्य पदम, यानी विलोम शब्द क्या आया है? तो अज्ञानेन, यानी अज्ञान से, तो सही उत्तर होगा ज्ञान से, यानी ज्ञानेन। ये था खंड क अपठित अवबोधनम। आगे बढ़ते हैं रचनात्मक कार्य खंड ख की ओर। रचनात्मक कार्य में 3 प्रश्न होते हैं, 5-5 अंक के होते हैं, कुल 15 अंक का होता है। पहला प्रश्न यहां दिया है पत्र लेखन। शुरुआत करते हैं। प्रश्न को हमें ध्यान से पढ़ना है। तो दिया है भवान अक्षतः, आपका नाम क्या है? अक्षत है। भवतः संस्कृत पठने रुचि ही, आपकी संस्कृत पढ़ने में रुचि है। भवान कानिचन पुस्तकानि क्रेतुम इच्छति, आप कुछ पुस्तकें खरीदना चाहते हैं। अतः प्रकाशकाय अधोलिखितम पत्रम मंजूषा प्रदत्त पदैः पूरयित्वा पुनः लिखत, इसलिए प्रकाशक को लिखे गए इस पत्र को मंजूषा में दिए गए शब्दों से सही रिक्त स्थान भर के इसे पुनः लिखना है। ये मंजूषा यहां दी गई है, इन शब्दों से ये रिक्त स्थान भरने हैं। तो 2 बातें हमें यहां ध्यान देनी है। पहला, आपका नाम अक्षत है, और दूसरा, ये पत्र एक प्रकाशक को लिखा गया है, पब्लिशर को लिखा गया है। ये पत्र है औपचारिक पत्र, लिखा है मथुरातः, मथुरा से। अब दिनांक, दिनांक में हम क्या लिखते हैं? जिस दिन पत्र लिखा जाए वही दिनांक हम यहां पर लिख देते हैं। हमने लिख दिया 20/12/2024। जैसा कि हम जानते हैं औपचारिक पत्र की शुरुआत कहां से होती है? सेवायाम, तो हमने यहां पर लिख दिया सेवायाम। पत्र लिखा है प्रकाशन प्रबंधक महोदयाः, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली को। विषय है पुस्तक क्रयणस्य, तीसरे रिक्त स्थान में हम यहां लिखेंगे संदर्भे, यानी पुस्तक खरीदने के संदर्भ में। आगे लिखा है मान्यवर सविनयम। अब यहां सविनय के आगे क्या लिखते हैं? निवेदन, तो हम लिखेंगे निवेदनम अस्ति यत मम संस्कृति आधारिता नाम, यानी सविनय निवेदन है कि मेरी संस्कृत और संस्कृति आधारित डैश पढ़ने में रुचि है। अब क्या पढ़ने में रुचि है? पुस्तकें, तो हम यहां लिखेंगे पुस्तकानाम पठने। ये सारे शब्द नीचे मंजूषा में दिए गए हैं। तो संस्कृत और संस्कृति आधारित पुस्तकें पढ़ने में मेरी रुचि है। आगे लिखा है मम डैश भवताम प्रकाशितानाम पुस्तकानाम केचन संचाहा डैश, तो यहां कहना चाह रहे हैं कि मेरे पास आपके द्वारा प्रकाशित पुस्तकों का कुछ संग्रह है। तो मम समीपे, तो हम यहां लिखेंगे समीपे। अब आगे लिखा है केचन संचाहा, तो हम यहां क्या लिखेंगे? संति, यानी हैं। भवद्भिः संस्कृत परीक्षा दृष्ट्या कानिचन व्याकरण पुस्तकानि बाल मनोविनोदनाय कथा पुस्तकानि च प्रकाशितानि सन्ति। आपने संस्कृत परीक्षा की दृष्टि से कुछ व्याकरण की पुस्तकें, कुछ बालकों की पुस्तकें और कुछ कहानियों की पुस्तकें प्रकाशित की हैं। डैश पुस्तकेषु, यानी उन्हीं पुस्तकों में से, तो हम यहां लिखेंगे तेषु पुस्तकेषु, यानी उन्हीं पुस्तकों में से अहम कानिचन पुस्तकानि वांछामि, मैं कुछ पुस्तकें चाहता हूं।
तेषाम सूची अधः डैश अस्ति, यानी उनकी जो सूची लिस्ट है वो नीचे दी गई है। अब नीचे जो अटैचमेंट करते हैं उसे हम कहते हैं संलग्न। अब सूची है तो इसे लिखेंगे हम संलग्ना अस्ति, संलग्न है। कृपया डैश पत्रालय माध्यमेन संप्रेष्य माम अनुगृह्णन्तु, अर्थात इन पुस्तकों को पत्रालय के माध्यम से भेजकर मुझे अनुग्रहित करें। अब पुस्तक सूची यहां दी है। कौन कौन सी पुस्तकें हैं? अभ्यासवान भव, व्याकरण वीथि, बाल कथावली, व्याकरण सौरभम, ये पुस्तकें हैं जिनकी लिस्ट, जिनकी सूची यहां संलग्न की है। आगे लिखा है विनीतः, कौन है पत्र लिखने वाला? अक्षत, तो हम यहां लिखेंगे अक्षतः, यानी पत्र लिखने वाला है अक्षत। इसी के साथ पत्र लेखन में जो रिक्त स्थान है वो हमने भर लिए हैं। पत्र लेखन के पश्चात जो प्रश्न आता है वो होता है चित्र वर्णन। इस चित्र को हमें ध्यान से देखना है और दी गई मंजूषा से सही शब्द चुन के कुछ वाक्य बनाने हैं। अब यहाँ जो शब्द दिए हैं, विपण्याः यानी बाजार का, हस्ते हाथ में, जनाः लोग, स्यूतः थैला, कंडोलः ये टोकरी, आपणिकः दुकानदार, इस प्रकार के शब्द हैं। इनसे हमें वाक्य बनाने हैं। तो हम समझ गए कि ये एक बाजार का दृश्य है। एक पुरुष फल सब्जियां बेच रहा है, महिला खरीद रही है, कुछ और भी लोग हैं। तो चलिए इस चित्र से संबंधित कुछ वाक्य हम यहाँ लिखते हैं। पहला वाक्य है इदम विपण्याः दृश्यम अस्ति, यह एक बाजार का दृश्य है। दूसरा है आपणिकः शाकानि फलानि च विक्रीणाति, आपणिकः यह दुकानदार, ये क्या कर रहा है? शाकानि फलानि च यानी सब्जी और फल बेच रहा है। अब ये जो महिला यहाँ खड़ी है ये क्या कर रही है? ये फल सब्जी खरीद रही हैं। तो हम लिखेंगे महिला शाकानि क्रीणाति, महिला सब्जियां खरीद रही है। एक पुरुष पीछे है तो इसके बारे में हम वाक्य लिखेंगे पुरुषस्य हस्ते स्यूतः अस्ति, पुरुष के हाथ में एक थैला है। अगला वाक्य है जनाः इतस्ततः भ्रमन्ति, पीछे कई सारे लोग खड़े हैं। इनके बारे में हम लिखेंगे जनाः इतस्ततः भ्रमन्ति, लोग इधर उधर घूम रहे हैं। हमें 5 ही वाक्य लिखने हैं। एक वाक्य और लिखा है श्रमिकः शिरसि कंडोलम नयति, एक मजदूर अपने सिर पर एक टोकरी ले जा रहा है। ये है चित्र से संबंधित कुछ वाक्य। इनको ध्यान से देखें और इस प्रकार के चित्रों का और भी अभ्यास करें। इसी प्रश्न के अथवा में दिया जाता है अनुच्छेद लेखनम। इसमें भी एक मंजूषा दी होती है और एक विषय दिया होता है। इसमें विषय दिया है मर्यादा पुरुषोत्तमः श्री रामः, यानी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, और शब्द यहां दिए हैं। इनसे संबंधित हमें 5 वाक्य संस्कृत में लिखने हैं। तो चलिए वाक्य लिखते हैं। मैंने यहां कुछ वाक्य लिखे हैं। पहला है मर्यादा पुरुषोत्तमः श्री रामः अस्माकम आदर्शः, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हमारे आदर्श हैं। श्री रामस्य जन्म अयोध्यायाम अभवत, श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। तस्य पितुः नाम महाराज दशरथ अस्ति, उनके पिता का नाम महाराज दशरथ है। सह सत्यप्रियः नृपः आसीत, वे सत्यप्रिय राजा थे। श्री रामः सदा धर्मं पालयति, श्री राम सदा धर्म का पालन करते हैं। ऋषयः मुनयः च सर्वदा श्री रामस्य जपं कुर्वन्ति, ऋषि मुनि हमेशा श्री राम का जप करते हैं। ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से संबंधित कुछ वाक्य यहाँ दिए हैं। 6 दिए हैं, इनमें से हम कोई 5 लिखेंगे। अगला प्रश्न जो दिया जाता है वो है अनुवाद लेखन। 7 वाक्य दिए जाते हैं, उनमें से हमें कोई 5 करने होते हैं। पहला वाक्य दिया है माता पिता देवता के समान होते हैं। तो इसे हम संस्कृत में लिखेंगे माता पितरौ देवतुल्यौ भवतः, माता पिता देवता के समान होते हैं। अगला वाक्य है आत्मसम्मान ही सबसे बड़ी संपत्ति है। इसको हम लिखेंगे आत्मसम्मानम एव बृहत्तमा संपत्ति ही अस्ति, आत्मसम्मान ही सबसे बड़ी संपत्ति होती है। या फिर हम लिख सकते हैं आत्मसम्मानम एव महत धनम अस्ति, आत्मसम्मान ही सबसे बड़ा धन होता है, संपत्ति होती है। अगला वाक्य है मेरे पिताजी सुबह कार्यालय जाते हैं, कार्यालय यानी ऑफिस जाते हैं। तो मेरे पिताजी, तो हम लिखेंगे मम पिता सुबह यानी प्रातः कार्यालयम गच्छति, कार्यालय जाते हैं। मेरे पिताजी सुबह कार्यालय जाते हैं।
अगला दिया है कल मेरे सभी मित्र मेरे घर आए थे। अब कल आए थे तो जो बीता हुआ कल होता है उसे कहते हैं ह्यः। तो हम वाक्य यहां पर लिखेंगे ह्यः मम सर्वाणि मित्राणि मम गृहम आगच्छन् या आगतवन्तः। कल मेरे सभी मित्र मेरे घर आए थे। पांचवा वाक्य जो यहां दिया है वो है कल हम सब खेलने जाएंगे। जाएंगे यानी भविष्य काल, तो भविष्य काल में आने वाला कल इसे हम कहते हैं श्वः। तो वाक्य बनेगा श्वः वयम क्रीडनार्थम गमिष्यामः। कल हम सब खेलने जाएंगे। अगला वाक्य है सभी का आदर होना चाहिए। सभी का यानी सर्वेषाम, तो संस्कृत में वाक्य बनेगा सर्वेषाम आदरः भवेत्। सभी का आदर होना चाहिए। अगला वाक्य है हम सब श्लोक गाते हैं। हम सब यानी वयम, तो वाक्य क्या होगा वयम श्लोकम गायामः। हम सभी श्लोक गाते हैं। ये 7 वाक्य जिनका हमने संस्कृत में अनुवाद किया है। आपको इन 7 में से कोई 5 लिखने हैं। ये था अनुवाद आधारित प्रश्न। आगे बढ़ते हैं खंड ग अनुप्रयुक्त व्याकरण, जो 25 अंक का होता है। इसमें पहला प्रश्न है वो है संधि या संधि विच्छेद। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला शब्द है यनमानुषात्। अब यहाँ 2 अक्षर हैं न और म, यानी संधि यहीं पे हुई है। तो न कब बनता है जब सामने म आ जाता है, तो ये अक्षर अपने 5वें में बदला है। तो ये सही शब्द क्या होगा यत। अलग अलग लिखेंगे तो बनेगा यत प्लस मानुषात्। अगला है देवलाख्यः प्लस ग्रामः। संधि करेंगे तो ये विसर्ग उ में बदलकर ओ बन जाएगा और संधि युक्त शब्द होगा देवलाख्यो ग्रामः। ये विसर्ग संधि में उत्व संधि है। अगला है मूर्खाश्च। इसको अलग अलग करेंगे तो बनेगा मूर्खाः प्लस च। ये विसर्ग श में बदल जाएंगी। अगला है कश्चित प्लस दृश्यते। हलंत तः और आगे है द, तो ये त भी द में बदल जाएगा। संधि होकर बनेगा कश्चिद दृश्यते। अंतिम है तोयैहि प्लस अल्पैहि। विसर्ग है आगे अह, विसर्ग का र बनेगा और अ उसमें मिल जाएगा, तो मिलकर शब्द बनेगा तोयैरल्पैहि। विसर्ग से र और अ उसमें मिलके र पूरा होगा, शब्द बना है तोयैरल्पैहि। ये था संधि और संधि विच्छेद। आगे बढ़ते हैं समास की ओर। पहला है कलरवैहि गुंजितम। पक्षियों के कलरव से गुंजित, तो समस्त पद बनेगा कलरव गुंजितम। अगला है काक चेष्टः, यानी कौवे जैसी चेष्टा हो जिसकी, तो सही उत्तर होगा काकः इव चेष्टा यस्य सः। कौवे जैसी चेष्टा है जिसकी। अगला है वाचि पटुहु, बोलने में चतुर। समस्त पद बनेगा वाक पटुहु। अगला है लताश्च तरवश्च गुल्माश्च। समस्त पद बनेगा लता तरु गुल्माहा। अंतिम शब्द में बहुवचन होगा लता तरु गुल्माहा। समास से संबंधित अंतिम प्रश्न यहां दिया है स व्यंग्यम, व्यंग्य सहित। तो विग्रह करके लिखेंगे व्यंग्येन सहितम, व्यंग्य सहित। ये था समस्त पद और समास विग्रह वाला प्रश्न। आगे बढ़ते हैं प्रकृति प्रत्यय की ओर। प्रश्न 7 में दिया है विमुक्ता। अंत में आ है यानी टाप प्रत्यय है, तो विमुक्त प्लस टाप। अगला है सामाजिकम। इक है तो ठक प्रत्यय से बना हुआ शब्द है, सही उत्तर होगा समाज प्लस ठक। तीसरा है क्रूर प्लस तल। तल प्रत्यय में ता बचता है, तो ये शब्द बन जाएगा क्रूरता। लेकिन वाक्य के हिसाब से देखेंगे तो त्वम मीनान क्रूरतया भक्षयसी। तुम मछलियों को क्रूरता से खाते हो, तो सही विकल्प होगा क्रूरतया। अगला है सम प्लस त्व। त्व वाले शब्द जो होते हैं उसमें त्वम बनता है, तो सही विकल्प होगा समत्वम। अंतिम है बुद्धिमत प्लस ङीप। ङीप में ई बचता है, तो बनेगा बुद्धिमती, तो सही विकल्प होगा क बुद्धिमती। प्रश्न 8 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। यह है वाच्य से संबंधित प्रश्न। पहला दिया है अयि शुभे किम एवं डैश रुद्यते। अगर यहाँ क्रिया आत्मने पद की है, रुद्यते पठ्यते गम्यते, तो कर्ता में तृतीया विभक्ति होगी, तो सही उत्तर होगा त्वया। हे शुभे
क्या तुम्हारे द्वारा इस प्रकार रोया जा रहा है? अगला है भो वासव, हे इंद्र, पुत्र से दैन्यम दृष्ट्वा अहम डैश। अब यहां कर्ता में प्रथमा है तो क्रिया परस्मई पद की होगी, अहम रोदिमी। उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता है तो उत्तम पुरुष एक वचन की ही क्रिया यहां आएगी, मैं पुत्र के दुख को देखकर रो रही हूं। अगला है स दीन इति जानन्नपि स कृषकः, वह दुखी है, कमजोर है, यह जानता हुआ वह कृषक डैश पीड़यति, उसे पीट रहा है। तो उसको पीट रहा है कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है तो सही विकल्प होगा तम। चौथा प्रश्न दिया है किम एतत् भवता न डैश। अब कर्ता है भवता, कर्ता में तृतीय विभक्ति है तो क्रिया होगी वो आत्मनेपद वाली होगी। तो क्या बनेगा? दृश्यते। तो हम लिखेंगे दृश्यते। किम एतत् भवता न दृश्यते, तो क्या यह तुम्हारे द्वारा नहीं देखा जा रहा। ये था वाच्य से संबंधित प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। समय सूचक शब्दों से रिक्त स्थान भरने हैं। अंकों में दिए गए समय को शब्दों में लिखना है। पहला है 4:15। अब सवा को कहते हैं सपाद, 4 को कहते हैं चतुर, तो मिलाकर लिखेंगे सपाद चतुर्वादने। वाक्य है ब्रह्मचारी ब्रह्म मुहूर्ते सपाद चतुर्वादने जागरणम करोति। ब्रह्मचारी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4:15 बजे उठ जाता है। अगला है सह डैश 4:45 यानी 4:45। अब पौने को कहते हैं पादो न और 5 को पंच, मिलाकर लिखेंगे पादो न पंचवादने यानी 4:45 बजे वह योग क्रिया करते हैं। अगला है पश्चात सह स्नात्वा। आगे दिया है 5:30। 5:30 को कहते हैं सार्ध और 5 को पंच, मिलाकर लिखेंगे सार्ध पंचवादने। 5:30 बजे वह नहाकर उपासना यानी प्रार्थना पूजा करता है। इसके बाद दिया है 6 बजे। 6 को कहते हैं षड और बजे वादने, मिलाकर लिखेंगे षड वादने। वे 6 बजे वेद पारायणम करोति। षड वादने यानी 6 बजे। अगला है 8:15 बजे अल्पाहारम करोति। अल्पाहार यानी नाश्ता, तो सवा को सवा मानी सपाद, 8 यानी अष्ट, मिलाकर लिखेंगे सपाद अष्टवादने। दोनों को जोड़ देंगे तो बनेगा सपादाष्टवादने। 8:15 बजे वह नाश्ता करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अव्यपदई यानी अव्यय शब्दों से रिक्त स्थान भरने हैं। 4 प्रश्न हैं, कोई 3 करने हैं। मंजूषा में यहाँ 4 शब्द दिए हैं और ऊपर यहाँ 4 रिक्त स्थान हैं। पहला है डैश भवता मृणाल पटली भुक्ता। जहां आपने मृणाल पटली उसका भोग किया था, तो जहां का मतलब होता है यत्र, तो 1 में हम लिखेंगे यत्र। दूसरा है अस्माकम परीक्षा डैश अस्ति। अब अस्ति जो शब्द है वो वर्तमान काल का है, तो हम लिखेंगे अद्य। दूसरे में आज हमारी परीक्षा है। तीसरा है डैश विद्यालय कार्यक्रम आसीत। आसीत जो शब्द है वो है भूतकाल का, तो यहां दिया हुआ है ह्यः यानी बीता हुआ कल, तो हम लिखेंगे कल विद्यालय में कार्यक्रम था। बचा क्या? अपि, तो ये हम लिखेंगे चौथे में। माम विहाय मुझे छोड़कर, कथम अन्यः कह अपि कोई और कैसे राजा भवितुम अर्हति राजा बन सकता है। मुझे छोड़कर कोई और राजा कैसे बन सकता है, तो यहाँ चौथे रिक्त स्थान में हम लिखेंगे अपि। ये था अव्यय शब्दों वाला प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 11। अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखना है। पहला है त्वम सर्वे एव में प्रियाः। अब त्वम का मतलब होता है तुम, एक वचन, और सर्वे का मतलब है सभी, तो बहुवचन में क्या बनेगा? यूयम। तो सही उत्तर होगा यूयम सर्वे एव में प्रियाः, तुम सभी मुझे प्रिय लगते हो। अगला है महर्षि वाल्मीकि उपनयन उपदेशस्य आवयोः गुरुः अस्ति। महर्षि वाल्मीकि उपनयन उपदेश से, आवयोः यानी हम दोनों के गुरु हैं, तो उपदेश से, तो सही उत्तर होगा उपदेशेन, तृतीय विभक्ति वाला। अगला है सा कुपिता एवं भणसी। वह कुपित होकर ऐसा कहती है। अब यहां कर्ता है सा,
प्रथम पुरुष एक वचन का और क्रिया है भणसी मध्यम पुरुष एक वचन की। हमें शुद्ध किसको लिखना है? क्रिया को। तो सही क्रिया कौन सी होगी? प्रथम पुरुष एक वचन की। क्या बनेगा? भणति। सा कुपिता एवं भणति, वह क्रोधित होकर ऐसा कहती है। प्रश्न 11 में आगे दिया है भयंकरः व्याघ्र मारी तूर्णम धावित्वा। अब व्याघ्र मारी ये स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसका जो विशेषण है भयंकरः ये गलत है, ये भी स्त्रीलिंग होगा। तो सही क्या होगा? भयंकरा। तो ये था अशुद्धि संशोधन वाला प्रश्न। इसी के साथ खंड ग यहां समाप्त होता है। आगे बढ़ते हैं हम घ खंड की ओर। पठित अवबोधन, यहां शैमुषी भाग 2 के प्रश्न दिए हैं। पहला है पठित गद्यांश। सबसे पहले हम इस गद्यांश को पढ़ते हैं और दिए गए प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। पहला है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देने हैं। 3 दिए हैं, कोई 2 करने हैं। पहला दिया है अभियुक्तः कया क्रंदति स्म, अभियुक्त किससे रो रहा था। अब हम यहां गद्यांश में पहुंचेंगे तो हमें मिलेगा सह भार वेदनया क्रंदति स्म, वह भार की पीड़ा से रो रहा था। अब हमें उत्तर एक शब्द में लिखना है, तो वो शब्द क्या होगा? भार वेदनया। तो हमने यहां लिख दिया भार वेदनया। दूसरा प्रश्न दिया है अभियुक्तः कीदृशः आसीत, अभियुक्त जो था आरोपी वो कैसा था। तो गद्यांश में पहुंचे, यहां लिखा हुआ है अभियुक्तश्च अतीव कृशकायः, अभियुक्त बहुत ही पतले कमजोर शरीर वाला था। एक शब्द में उत्तर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? कृशकायः। ये हो गया प्रश्न 2 का उत्तर। तीसरा है कीदृशम देहम वहन्तौ तौ प्रस्थितौ, कैसी देह को, कैसे शरीर को, कैसी लाश को वे ढोते हुए जा रहे थे या चल पड़े। तो पहली ही पंक्ति में दिया है काष्ठ पटले निहितम पट्टाच्छादितम देहम स्कंधेन वहन्तौ न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितौ, यानी काष्ठ पटल पर रखी हुई और पट्टाच्छादितम कपड़े से ढकी हुई क्या? देह। तो हमें लिखना है कैसी देह को, तो हम यहां लिख देंगे पट्टाच्छादितम देहम। ये था एक पद में उत्तर वाले प्रश्न। आगे बढ़ते हैं पूर्ण वाक्य में उत्तर देने वाले। 3 दिए हैं, कोई 2 करने हैं। पहला है मुदितः आरक्षी अभियुक्तम किम उवाच, प्रसन्न आरक्षी यानी उस सिपाही ने अभियुक्त से क्या कहा, उस आरोपी उस यात्री से क्या कहा। तो आइए गद्यांश में देखते हैं। देखिए यहां पर दिया है मुदित आरक्षी तम उवाच, प्रसन्न आरक्षी वह सिपाही उससे बोला रे दुष्ट तस्मिन दिने त्वया हम चोरिताया मंजुषाया गृह्णात वारितः, उस दिन तुमने मुझे चोरी हुई वह पेटी संदूक ग्रहण करने से रोका। इदानीम निज कृत्यस्य फलम भुंक्ष्व, अब अपने किए हुए का फल भोगो। अस्मिन चोर्याभियोगे त्वम वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे, इस चोरी के आरोप में तुम्हें 3 साल की सजा होगी। तो यह है पूर्ण वाक्य में उत्तर वाले का पहले का उत्तर। दूसरा प्रश्न यहां पर दिया है उभौ शवम कुत्र स्थापितवन्तौ, दोनों ने उस लाश को कहां पर रखा। अंतिम पंक्ति में लिखा है उभौ शवम आनीय एकस्मिन चत्वरे स्थापितवन्तौ, दोनों ने वह लाश लाकर एक चबूतरे पर रख दी। तो यह है दूसरे का उत्तर, यहां पर हमने लिख दिया है। तीसरा प्रश्न यहां दिया है कीदृशस्य शवस्य वहनम दुष्करम आसीत, कैसे शव को ढोना कठिन था। तो गद्यांश में चलते हैं। देखिए यहां लिखा हुआ है भारवतः शवस्य स्कंधेन वहनम तत्कृते दुष्करम आसीत, यानी भारी अर्थात बहुत ही वजनदार उस शव को कंधों पर ढोना उनके लिए बहुत कठिन था। ये था प्रश्न 3 का उत्तर। इस प्रकार हमने पूर्ण वाक्य में उत्तर वाले प्रश्नों को पूरा कर लिया है। अगला है निर्देशानुसारम उत्तरत। 3 दिए हैं, कोई 2 करने हैं। पहला है दुखी, इस शब्द का विपर्य पदम यानी विलोम शब्द गद्यांश से ढूंढकर लिखना है। तो दुखी का क्या होता है विलोम? सुखी। लेकिन गद्यांश में यहां क्या आया है? मुदितः। तो यहां पर हम लिखते हैं मुदितः। ये हो गया पहले का उत्तर। दूसरा है मृत शरीरस्य, मरे हुए शरीर का, इस शब्द का पर्याय पदम पर्यायवाची शब्द लिखना है। गद्यांश में ढूंढिए ऐसा कौन सा शब्द आया है।
तो मृत शरीर को क्या कहते हैं? शव। और मृत शरीर का तो शवस्य। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा शवस्य। तीसरा है प्राचलताम, चल पड़े। इस क्रिया के लिए सही कर्ता कौन है गद्यांश में? तो गद्यांश में चलते हैं जहां पर यह क्रिया दी हुई हो। गद्यांश के शुरू में ही लिखा हुआ है उभौ प्राचलताम, दोनों चल पड़े। तो हम यहां लिख देते हैं उभौ। ये है प्रश्न पठित गद्यांश आधारित प्रश्न। आगे बढ़ते हैं पठित पद्यांश। यहां 2 श्लोक दिए गए हैं, इनको पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न दिया है एक पदेन उत्तरत, 3 दिए हैं, कोई 2 करने हैं। पहला प्रश्न यहां है चित्ते वाची च का भवेत, मन और वाणी में क्या होनी चाहिए? तो इसका उत्तर है अवक्रता, यानी सरलता, सीधापन। उत्तर यहां मैं लिख देता हूं अवक्रता। दूसरा है कह परुषाम वाचम वदति, कौन कठोर वाणी बोलता है? कौन बोलता है? विमूढ़धीहि, यहां पर दिया हुआ है विमूढ़धीहि। तीसरा है तदेव समत्वम इति के आहु, वही समानता है, समत्व है, ऐसा कौन कहते हैं? तो आहु क्रिया के पास चलते हैं। यहां दिया हुआ है तदेव आहु महात्मानः, ऐसा कौन कहते हैं? महात्मा लोग कहते हैं। तो हम तीसरे का उत्तर यहां लिख देते हैं महात्मानः। अब है पूर्ण वाक्य में उत्तर वाले प्रश्न। पहला है कह अपक्वम फलम भुंक्ते, कौन कच्चा फल खाता है, बिना पका हुआ फल खाता है? श्लोक में देखेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है विमूढ़धि अपक्वम फलम भुंक्ते। तो पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है तो हम यहां लिखेंगे विमूढ़धि अपक्वम फलम भुंक्ते। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे पूर्ण विराम लगाएंगे। तो ये होगा प्रश्न 1 का उत्तर। अगला है समत्वम किम भवति, समत्व क्या होता है? श्लोक में यहां पर देखिए लिखा है जैसी सरलता चित्त में हो वैसी ही यदि वाणी में हो तो उसी को समत्व कहते हैं। इसे हम यदि वाक्य में लिखेंगे तो हम यहां लिखेंगे यथा चित्ते तथैव यदि वाची अवक्रता भवेत तदेव समत्वम भवति, जैसी सरलता चित्त में हो वैसी ही यदि वाणी में हो तो उसे हम समत्व कहते हैं। तीसरा प्रश्न है वाची कीदृशी अवक्रता भवेत, वाणी में कैसी सरलता होनी चाहिए? तो अभी हमने प्रश्न 2 में जैसा लिखा है कि जैसी सरलता चित्त में हो तो लिखेंगे यथा चित्ते तथैव वाची अवक्रता भवेत, जैसी मन में हो वैसी ही सरलता वाणी में होनी चाहिए। ये थे पूर्ण वाक्य में उत्तर वाले प्रश्न। आगे बढ़ते हैं निर्देशानुसारम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर देने हैं। 3 दिए हैं, कोई 2 करने हैं। पहला है आहु इति क्रिया पदस्य कर्तरी पदम किम, इस क्रिया का कर्ता कौन है? आहु यानी कहते हैं, कौन कहते हैं? महात्मा लोग। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे महात्मानः। दूसरा है वक्रता यानी टेढ़ापन, इसका विलोम शब्द क्या होगा? अवक्रता। तो हम यहां लिखेंगे अवक्रता। अगला है मनसी यानी मन में, इसका पर्याय शब्द ढूंढ के लिखना है। तो मनसी यानी मन में, इसका पर्यायवाची क्या आया है? चित्ते। तो हम यहां लिखेंगे चित्ते। ये हो गया पठित पद्यांश। आगे बढ़ते हैं पठित नाट्यांश की ओर। यह नाट्यांश लव कुश राम उस पाठ से लिया गया है। चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले है एक पद में उत्तर वाले प्रश्न। 3 दिए हैं, 2 करने हैं। पहला कुश लवयोः मार्गम कह निर्दिशति, कुश और लव का मार्ग कौन निर्देशित करता है? चलिए नाट्यांश में चलते हैं। सबसे पहले यहां ऊपर लिखा हुआ है विदूषकेन उपदिश्यमान मार्गौ तापसौ कुशलवौ, यानी विदूषक के द्वारा मार्ग इनका निर्देशित किया जा रहा है। तो हम इस प्रश्न का उत्तर यहां पर लिख देंगे विदूषकः। यह है प्रश्न 1 का उत्तर। दूसरा है कौ अनिच्छाम नाटयतः, कौन अनिच्छा का नाटक करते हैं? तो यहां नाट्यांश में देखिए लिखा हुआ है उभौ अनिच्छाम नाटयतः, दोनों अनिच्छा का नाटक करते हैं। तो उत्तर हम क्या लिखेंगे? उभौ यानी दोनों। हम यहां पर कुश लवौ भी लिख सकते हैं, उभौ भी लिख सकते हैं। तीसरा है कुश लवयोः वंशस्य कर्ता कः, कुश और लव के वंश के कर्ता कौन हैं? अंतिम वाक्य दिया है भगवन सहस्र दिधीति। तो उत्तर एक शब्द में देना है तो हम यहां लिख देंगे सहस्र दिधीति। ये हो गया एक पद में उत्तर वाले प्रश्नों के उत्तर। अब आगे बढ़ते हैं पूर्ण वाक्य में उत्तर वाले प्रश्न।
पहला है रामः कथम वंश परिचयम पृच्छति। राम किस प्रकार वंश का परिचय पूछते हैं। तो नाट्यांश में चलते हैं, यहां पर दिया हुआ है, राम खुद कहते हैं, ये देखिए यहां पर, कौतूहलेन पृच्छामि क्षत्रिय कुल पितामहयो सूर्य चंद्रयो हो को वा भवतो वंशस्य कर्ता। यानी कौतूहल से पूछते हैं। तो हम इसका उत्तर कैसे लिखेंगे। यहां पर जो प्रश्न सूचक शब्द है कथम, इसको हम यहां से कट कर देंगे और इसके स्थान पे हम लिख देंगे कौतूहलेन। तो पूरा वाक्य क्या बनेगा, रामः कौतूहलेन वंश परिचयम पृच्छति। राम कौतूहल यानी जिज्ञासा के कारण वंश परिचय पूछते हैं। अगला है कुशलवौ रामम उपसृत्य प्रणम्य च किम पृच्छतः। कुश और लव राम के पास जाकर और प्रणाम करके क्या पूछते हैं। उत्तर के लिए नाट्यांश में चलते हैं। कौन पूछते हैं, कुश और लव। तो देखिए यहां पर दिया हुआ है कुशलवौ रामम उपसृत्य प्रणम्य च पृच्छति अपि कुशलम महाराजस्य। क्या महाराज कुशल हैं। तो ये होगा उत्तर 2। तीसरा प्रश्न यहां पर दिया हुआ है हिमकरः कस्मात् भावात् पशुपतेः मस्तके व्रजति। हिमकर यानी चंद्रमा किस भाव से भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान रहते हैं। चलिए नाट्यांश में देखते हैं। तो यहां पर दिया हुआ है व्रजति हिमकरोपि बाल भावात। इस शब्द को हम यहां प्रश्न सूचक शब्द कस्मात के स्थान पर लिख देंगे। तो हमने कस्मात भावात के स्थान पे बाल भावात लिख दिया और वाक्य बनेगा हिमकरः बाल भावात पशुपतेः मस्तके व्रजति। यहां हमें पूर्ण विराम लगाना है। इस प्रकार ये पूर्ण वाक्य में उत्तर वाले प्रश्न पूरे हुए। अगला है निर्देशानुसारम उत्तरतः। निर्देश के अनुसार उत्तर देने हैं, कोई 2 करने हैं। पहला निर्गच्छतः निकल जाते हैं दोनों। इसका विलोम शब्द क्या होगा, प्रवेश करते हैं। तो प्रवेश करते हैं के लिए शब्द है प्रविशतः। अगला है ततः प्रविशतः विदूषकेन उपदिश्यमान मार्गौ तापसौ कुशलवौ। यहां पर कर्तृपद यानी कर्ता कौन है। तो कर्ता के लिए हम पूछेंगे कौन प्रवेश करते हैं, तो कुशलवौ। तो हम यहां पर लिख देते हैं कुशलवौ। ये हो गया प्रश्न 2 का उत्तर। तीसरा है समीपम गत्वा, पास जाकर। इसका पर्यायवाची शब्द ढूंढ के लिखना है। पास जाकर, इसके लिए शब्द यहां पर क्या आया था, यह आया था उपसृत्य। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे उपसृत्य। इसी के साथ पठित नाट्यांश यहां पूरा होता है। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न निर्माण की ओर। पहला है हिमकरः बाल भावात पशुपतेः मस्तके व्रजति। चंद्रमा बाल भाव से भगवान शिव के मस्तक पर विराजते हैं। तो बाल भाव से ऊपर ये प्रश्न यहां पर दिया हुआ है। यहां पर अगर हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा, ये देखिए यहां पर ये प्रश्न दिया है हिमकरः कस्मात् भावात पशुपतेः मस्तके व्रजति। तो यहां पर जो शब्द है बाल भावात, इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, कस्मात् भावात। अगला है वन्य पशून, हाथी वन्य पशुओं को तुदंतम शुंडेन पोथयित्वा मारयति। हाथी वन्य पशुओं को अपने सूंड से कुचलता हुआ उनको मारता है। तो पशुओं को तो हम लिखेंगे किसको। तो प्रश्न बनेगा कान यानी किन को मारता है। अगला है चोरस्य पादध्वनिना, चोर के पैरों की आवाज से अतिथि जाग जाता है। तो हम पूछेंगे किस से जाग जाता है। तो प्रश्न बनेगा केन। तो हम लिख देंगे किस से यानी केन। चौथा है न्यायालयम नीतवान, न्यायालय को ले गए, अदालत में ले गए। तो हम लिखेंगे कहां ले गए। तो कहां को संस्कृत में क्या कहते हैं, कुत्र। तो हम यहां लिख देंगे कुत्र। न्यायालय शब्द में द्वितीय है तो हम यहां कम ये भी लिख सकते हैं, दोनों सही होंगे। अंतिम है दुर्वहमत्र जीवितम जातम प्रकृति एव शरणम। यहां जीना कठिन हो गया है, अब तो प्रकृति ही हमारी शरण है। तो हम पूछेंगे कौन है शरण। तो प्रश्न बनेगा का। हम यहां पर लिख देंगे का यानी शरण कौन है। ये था प्रश्न निर्माण। आगे बढ़ते हैं अन्वय पूर्ति की ओर। अन्वय पूर्ति में श्लोक यहां पर दिया है, इसको पढ़ना है। इसका अन्वय यहां पर दिया गया है जिसमें कुछ रिक्त स्थान हैं जिनकी पूर्ति इस मंजूषा में दिए गए इन शब्दों से करनी है। तो चलिए हम श्लोक पढ़ते हैं और फिर उसके अन्वय पे चलते हैं। अन्वय है हे मालाकार, हे माली डैश निदाघे, कैसी धूप में भीम भानऊ निदाघे
अल्पैः तोयैः अपि, यानी तुमने बहुत भयंकर धूप में इस थोड़े से जल से भी डैश करुणतया अस्य तरोह या पुष्टि व्यरची, आपने करुणता से इस तरु की जो पुष्टि की है, इसका जो पोषण किया है। तो पुष्टि यानी पोषण किसने किया है? आपने, यानी आपके द्वारा की गई है। वाराम डैश विश्वतः धारासारान अपि विकीरता वारिदेन इह डैश सा पुष्टि ही किम शक्या, अर्थात हे माली, भवता मानी आपके द्वारा थोड़े से जल से भयंकर गर्मी में करुणता से इस पेड़ की जो पुष्टि जो पोषण किया है, वाराम यानी जल से डैश विश्वतः, तो वर्षा ऋतु में प्रावृष्येण, वर्षा ऋतु के विश्वतः मानी चारों ओर धारासारान धारा पूर्वक बरसते हुए, अपि भी विकीरता वारिदेन बरसते बादलों के द्वारा, इह डैश पुष्टि यह पोषण, जनयितुम यानी बनाना उत्पन्न करना, किम शक्या क्या की जा सकती है, अर्थात भयंकर गर्मी में तुम पेड़ों को थोड़े से पानी से सींचते हो, उसका अधिक महत्व है, न कि वर्षा ऋतु में बादलों का अत्यधिक बरसना। ये था अन्वय। इसके अथवा में दिया जाता है भावार्थ पूर्ति। इसमें भी एक श्लोक दिया होता है, नीचे भावार्थ होता है और मंजूषा से शब्द चुन के ये भावार्थ पूर्ति करनी होती है। तो आइए शुरू करते हैं। श्लोक यहाँ पर दिया हुआ है, इसको पढ़ना है। तो आइए भावार्थ पूर्ति की शुरुआत करते हैं। दिया है अस्य श्लोकस्य भावः अस्ति यत् यथा डैश उदये समय रक्तः भवति, उगते समय लाल होता है। कौन? सूर्यः। तो यहाँ 1 नंबर पे हम लिख देंगे सूर्यः। सह सूर्यः, वही सूर्य, डैश समय अपि रक्तः भवति, अब उगते समय लाल होता है तो डैश समय यानी अस्ते, अर्थात अस्त होते समय भी लाल ही रहता है। तथैव उसी प्रकार से महान्तः सज्जनाः, सज्जन लोग, संपत्तौ संपत्ति के डैश आगते आने पर, यानी संपत्ति आने पर भी शांत रहते हैं। एवमेव इसी प्रकार विपत्तौ आगते, विपत्ति मुसीबत आने पर भी ते डैश तिष्ठन्ति, डैश यानी शांताः, मुसीबत आने पर भी वो शांत ही रहते हैं। विचलिताः न भवन्ति, वो विचलित नहीं होते। यानी जिस प्रकार सूर्य उगते और छिपते समय लाल ही रहता है, उसी प्रकार महान और सज्जन लोग संपत्ति यानी धन दौलत आने पर, खुशियां आने पर भी शांत रहते हैं और विपत्ति यानी मुसीबत आने पर, दुखों के आने पर भी शांत ही रहते हैं। ये था प्रश्न 16, अन्वय और भावार्थ पूर्ति। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। घटनाक्रम के अनुसार दिए गए वाक्यों को सही क्रम में लिखना है। ये जो वाक्य यहाँ दिए गए हैं, ये है पाठ 2 से, बुद्धिर बलवती सदा से। लेकिन एक विशेष बात यह है कि कहानी आधी जहां चली जाती है, उसके बाद से ये वाक्य शुरू होते हैं। इनको सही क्रम में कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। ये यहाँ पर मैंने सही क्रम में वाक्य लिखे हैं। सबसे पहले लिखा है यदि एवं तरहि माम निज गले बद्ध्वा चलम सत्वरम, तो आप मुझे अपने गले में बांधकर जल्दी चलें। तो ये बात कौन कर रहे हैं? ये बाघ और सियार बात कर रहे हैं कि वहां पर चलते हैं उस बुद्धिमती के पास, लेकिन चलेंगे कैसे? आप मुझे अपने गले से बांध लीजिए, मैं अकेला नहीं चलूंगा। दूसरे नंबर पे लिखा है वह बाघ ऐसा ही करता है और जंगल की ओर चला जाता है, यानी उस सियार को अपने गले से बांध लेता है, दोनों एक साथ हो जाते हैं और जंगल की ओर जहां वह बुद्धिमती है उस ओर जाते हैं। तीसरा वाक्य है श्रृगालेन सहितम, यानी उस सियार के साथ पुनः आते हुए बाघ को देखकर वह बुद्धिमती सोचती है कि ये सियार तो उसे वापस ले आया। चौथा वाक्य है जम्बुक कृतोत्साहाद व्याघ्रात कथम मुच्यताम, यानी सियार ने जिस बाघ का उत्साह बढ़ाया है उससे कैसे मुक्ति पाई जाए, ऐसा वह बुद्धिमती सोचती है। इसके आगे लिखा है लेकिन प्रत्युत्पन्न मति ही, यानी शीघ्र मति उत्पन्न होने वाली, शीघ्र बुद्धि आने वाली उस बुद्धिमती ने उस जम्बूक यानी उस सियार को आरोप लगाते हुए, अपनी तर्जनी उंगली दिखाते हुए उसे डांटा। अब ज्यों ही उसकी डांट सुनी
तो वह बाघ अचानक वहां से भाग जाता है और वह सियार उसके गले में ही बंधा होता है। दोनों वहां से भाग जाते हैं। इस प्रकार वह बुद्धिमती उस बाघ के भय से मुक्त हो जाती है। अंतिम है अतएव उच्यते, इसीलिए कहा है बुद्धिर बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा। हे तन्वी, सभी कार्यों में हमेशा बुद्धि बलवती होती है, बुद्धि ही सबसे ताकतवर होती है। ये था प्रश्न 17। घटनाक्रम के अनुसार उन वाक्यों को सही लिखना था, ये हमने लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 18 की ओर। प्रसंगानुसारम उचित अर्थ चयनम। पहला है चक्षुषमन्तः। चक्षुषमन्तः का अर्थ है नेत्र यानी आंखों वाले, तो सही विकल्प होगा नेत्रवन्तः। दूसरा है सा पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य जगाद। उसने दोनों पुत्रों को थप्पड़ लगाकर जगाद, जगाद यानी कहा, तो कहा के लिए सही शब्द है उक्तवती, ये विकल्प सही होगा। तीसरा है वायुमंडलम वृषम दूषितम। वायुमंडल बहुत अधिक प्रदूषित है, तो वृषम यानी बहुत अधिक, तो सही विकल्प होगा अत्यधिकम। चौथा है पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा न स्यात्। ये पाषाणी सभ्यता, पत्थरों वाली सभ्यता, निसर्गे यानी प्रकृति में, समाविष्टा न स्यात् समानी नहीं चाहिए। तो निसर्गे का अर्थ क्या है? प्रकृत्याम यानी प्रकृति में। ये था प्रश्न 18। प्रसंग के अनुसार सही अर्थ चयन। इसी के साथ हमारा ये सैंपल पेपर यहाँ पूरा होता है। इस प्रश्न पत्र से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।